गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें बात कर रहे हैं हम पादप उत्तक और प्लांट टिश्यू। देखिए, उत्तक के बारे में हमने जो है परिभाषा दी थी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान कार्य करता है और समान संरचनाओं वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाएं जो होती है एक समूह का निर्माण करती है विभाजित होकर के, और ये कोशिकाएं जो है वो एक समान कार्य करती हैं। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक के लिए हमने बोला था कि पादप उत्तक जो होता है यह दो प्रकार का है, अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में हमने जो है विभज्योतक को पढ़ा था, और स्थायी उत्तक के अंदर हम जो है सरल उत्तक को, जटिल और विशिष्ट उत्तक को पढ़ेंगे। परंतु इससे पहले हमने जो है कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत उत्तकजन सिद्धांत या हिस्टोजन सिद्धांत की हमने बात की थी, जो हैंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हैंस्टीन के लिए हमने कहा था कि इन्होंने जो है कहा था कि जो प्ररोशीर्ष होता है पादप का, उसके अंदर जो है 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, और इन 3 क्षेत्रों के अंदर सबसे बाहर वाला क्षेत्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्वचाजन कहते हैं। त्वचाजन कहते हैं। सेकंड जो क्षेत्र होता है उसे वल्कुटजन क्षेत्र कहा जाता है, और थर्ड जो क्षेत्र होता है इसे हम क्या कहते हैं? रंभजन क्षेत्र। रंभजन क्षेत्र। त्वचाजन क्षेत्र को डर्मेटोजन भी कहा जाता है। डर्मेटोजन ये जो है कॉर्टेक्स रीजन, और जो रंभजन क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ फील्ड या रंभजन क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र जो होते हैं पाए जाते हैं, और यह जो भाग होता है यहाँ पर क्या होता है? मूल गोपक पाया जाता है। मूल गोपक जो होता है इसी से फिर क्या होता है? इन क्षेत्रों का आगे विकास होता है, और यह भाग जो है जो टोपीनुमा संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है, इसे मूल गोप कहा है। तो इस आधार पर जो है इन 3 क्षेत्रों के माध्यम से जो है पादप के संपूर्ण भागों का निर्माण होता है। त्वचाजन क्षेत्र जो है वो बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। वल्कुटजन क्षेत्र जो होता है यह मध्यजन क्षेत्र कहलाता है, जो पादप के मध्य भागों का निर्माण करता है। और रंभजन क्षेत्र जो होता है यह सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, जो संवहन उत्तकों का निर्माण करता है। सेकंड जो सिद्धांत इसमें आता है वह सिद्धांत है इसमें ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। देखिए ये क्या होता है? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जो है यह सिमिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो पादप होता है इसमें क्या होता है कि 2 कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। 2 कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। जो कोशिकाएं बाहर की ओर होती हैं, इन बाहर वाली कोशिकाएं जो होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका कहते हैं। और यह कोशिकाएं जो हैं यह क्या करती है? बाह्य त्वचा वाले क्षेत्रों का निर्माण करती है। अर्थात ट्यूनिका कोशिकीय समूह के माध्यम से जो है पादप के बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। बाह्य त्वचा का निर्माण होता है इस प्रकार से। तो ये बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। जबकि जो आंतरिक क्षेत्र में जो है कोशिकाएं जो समूह के रूप में निर्मित होती हैं, इन कोशिकीय समूह को हम क्या कहते हैं? कार्पस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कार्पस कहते हैं। और ये जो कोशिकाओं का समूह है जो केंद्र के अंदर स्थित होता है, यह क्या करता है? पादप के अंदर जो है संवहन उत्तकों का निर्माण करता है। अर्थात यहाँ पर जो है 2 प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। एक तो होता है परिधीय जो बाहर की ओर होता है,
और परिधीय कोशिकाओं का समूह जो होता है, इसमें कोशिकाएं जो होती है वह समूह का निर्माण कर रही है जिसे हमने कहा है ट्यूनिका। और यह कोशिकाओं का समूह कोशिका नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है और यह बाह्य क्षेत्रों या बाह्य त्वचा के निर्माण में भाग लेता है। और जो कोशिकाओं का समूह केंद्र में स्थित होता है, यह कोशिकाएं विभाजित होकर के पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और इन कोशिकाओं के माध्यम से पादप के आंतरिक भागों का निर्माण होता है। और इन कोशिकाओं के समूह को हमने क्या कहा है? कार्पस। अर्थात ट्यूनिका और कार्पस दोनों कोशिकाओं के समूह मिल करके संपूर्ण पादप का निर्माण करते हैं। तो ये जो है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत है। थर्ड जो है इसके अंदर आता है कार्पस कैपे सिद्धांत। कार्पस कैपे सिद्धांत। देखिए, कार्पस कैपे सिद्धांत जो है यह स्वीप द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वीप एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था? कार्पस कैपे सिद्धांत दिया था। और इसमें इन्होंने यह कहा था कि जो पादप जो होता है उसमें जो बाह्य या प्ररोच क्षेत्र जो होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे बाहर वाली कोशिकाएं जो होती है, जो परिधि की ओर स्थित होती है, यह कोशिकाएं क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है। इनमें होने वाला जो विभाजन है वह सबसे पहले क्या होता है? अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। कोशिकाओं में क्या होगा? विभाजन जो होगा वह कैसा होएगा? अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। और उसके पश्चात क्या होता है कि इनमें जो विभाजन होता है वह अनुदैर्ध्य प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर जो है कैपिटल टी अक्षर की कोशिकाओं का की जैसी आकृतियों का निर्माण होता है। अर्थात प्ररोच क्षेत्र में सबसे बाहर वाली जो कोशिकाएं होती है, यह सर्वप्रथम अनुप्रस्थ विभाजन करती है और उसके पश्चात जो पुत्री कोशिका बनती है उसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कैपिटल टी आकृति का निर्माण कोशिकाओं के माध्यम से किया जाता है। और यह जो समूह है इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कैपे समूह कहते हैं। और ये क्या करती है? पादप के अंदर जो है बाह्य भागों के निर्माण करती हैं। जबकि अंदर की ओर केंद्र में क्या होता है? जो कोशिकाओं के समूह होते हैं वह क्या करते हैं? सर्वप्रथम अनुदैर्ध्य विभाजन करते हैं और इसके पश्चात पुत्री कोशिकाओं के अंदर जो है अनुप्रस्थ विभाजन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इन कोशिकाओं के माध्यम से अंग्रेजी के उल्टे टी अक्षर आकृति का निर्माण किया जाता है। और यह कोशिकाओं का समूह जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? कार्पस कहते हैं, जिनसे क्या होता है? पादप के संवहन ऊतकों या आंतरिक भागों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कार्पस और कैपे कोशिकाओं के समूह जो है यह क्या करते हैं? विभाजित हो करके जो है संपूर्ण पादप भागों का निर्माण करने में भाग लेते हैं। तो इस सिद्धांत को जो है कार्पस कैपे सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने कहा है कि जो कार्पस कोशिकाओं का समूह है इनमें कोशिकाएं जो है वो विभाजित होंगी और ये क्या बनाएंगी? अंग्रेजी के उल्टे टी अक्षर की आकृति। अर्थात इन कोशिकाओं के अंदर विभाजन जो होता है सर्वप्रथम अनुदैर्ध्य होगा और इसके पश्चात जो है पुत्री कोशिका जो बनेगी वह अनुप्रस्थ विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? उल्टे टी आकृति वाली कोशिकाएं बनती हैं। और जो कैपे कोशिकाएं हैं यह बाहर की ओर वाला कोशिकीय समूह है जो क्या करता है? पहले अनुप्रस्थ विभाजन करता है। इस विभाजन से बनी जो पुत्री कोशिकाएं होती है उनमें फिर क्या होता है? अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? कैपिटल टी आकृति का कोशिकाएं जो थी कैपिटल टी की आकृति बनाती है और यह समूह जो है ये क्या कहलाते हैं? कैपे कहलाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? संपूर्ण पादप संरचनाओं का निर्माण होता है।
इसके पश्चात जो है हम देखते हैं स्थायी उत्तक। इसके पश्चात जो है स्थायी उत्तकों को हम पढ़ते हैं। स्थायी उत्तक जो होते हैं पौधे के अंदर जो है निम्न रूपों में जो है पाए जाते हैं। निम्न रूपों में पाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत सबसे सर्वप्रथम आता है सरल उत्तक। सरल उत्तक जिन्हें हम सिंपल टिश्यू कहते हैं, सिंपल टिश्यू या सरल उत्तक कहते हैं। सेकंड इसमें आता है स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक नहीं, सरल उत्तक। फिर आता है इसमें जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के बाद तीसरा इसमें जो है स्थायी उत्तक का प्रकार है वह है विशिष्ट उत्तक। विशिष्ट उत्तक। अब देखिए यहाँ पर सरल उत्तक। सरल उत्तक जो है यह स्थायी उत्तक का सबसे सिंपल, सबसे सरल प्रकार का भाग है, इसीलिए इसका नाम सरल उत्तक रखा गया है। सरल उत्तक के अंदर मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और थर्ड जो है इसके अंदर आता है दृढ़ उत्तक आते हैं। जटिल उत्तक जो होता है इसमें जाइलम और सेकंड जो है फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम आते हैं। जबकि विशिष्ट उत्तक जो होता है इसके अंदर लेटेक्स कोशिकाएं तथा लेटेक्स वाहिनिकाएं आती हैं। देखिए स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक जो होता है इसे हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और स्थायी उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनका निर्माण अस्थायी उत्तकों की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अर्थात जब विभज्योतक कोशिकाएं विभाजन करती है तो जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वह धीरे धीरे क्या होती हैं, स्थायी उत्तक में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। ये जो कोशिकाएं होती है इनमें क्या होता है, कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कोशिकाएं जो होती हैं यह किन्हीं विशिष्ट कार्यों को करने के लिए जो है रूपांतरित हो जाती है। अर्थात हम कहते हैं कि स्थायी उत्तक की कोशिकाएं जो होती हैं यह विभेदित कोशिकाएं होती है जो किन्हीं विशिष्ट कार्यों को करने का कार्य करती हैं। स्थायी उत्तक की कोशिकाओं में आगे फिर कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ऐसे जो उत्तक होते हैं उन्हें हम स्थायी उत्तक कहते हैं। स्थायी उत्तक के अंदर सबसे सरल आता है सरल उत्तक। सबसे सिंपल प्रकार का यह उत्तक होता है जिनमें क्या होता है कि एक ही प्रकार की, एक ही आकार आकृति की जो है कोशिकाएं पाई जाती है, इसीलिए इसे जो है हमने सरल उत्तक नाम दिया है। तो इसमें जो कोशिकाएं होंगी वह एक ही प्रकार की भाग लेती है। इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि कोशिका भित्ति जो होती है यह मोटी अथवा पतली हो सकती है। इनमें कोशिकाएं जो होती है यह जीवित प्रकार की होती है। सामान्यतः इनमें जीवित प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यह क्या होती है, पादप के अंदर जो है जो बाह्य त्वचा है, वल्कुट क्षेत्र है, अंतस त्वचा है, इसके अलावा परिरंभ वाले जो भाग होते हैं उनके अंदर इस उत्तक की कोशिकाएं जो हैं वह पाई जाती है और इस उत्तक के द्वारा इन सभी भागों का निर्माण किया जाता है। जटिल उत्तक जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वह मिल करके क्या करती है,
उत्तक का निर्माण करती है। इसीलिए इन उत्तकों को हम जो है जटिल उत्तक कहते हैं, अर्थात इसमें एक से अधिक प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वह मिल करके उत्तक संरचना का निर्माण करती है, तो इसीलिए इसे जटिल उत्तक कहा जाता है। जाइलम, जटिल उत्तक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम के अंदर जो है फिर अलग अलग प्रकार हैं जिन्हें हम कहते हैं वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम रेशे या जाइलम तंतु और जाइलम मृदु उत्तक कोशिका। जबकि फ्लोएम जो है इसके अंतर्गत चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम रेशे तथा फ्लोएम मृदु उत्तक, चार भाग आते हैं। विशिष्ट उत्तक जो होता है यह विशिष्ट प्रकार का होता है जो किसी विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करने के लिए निर्मित होता है। सामान्यतया विशिष्ट उत्तक की जो कोशिकाएं होती है यह क्या करती है, रबड़ जैसे या लेटेक्स जैसे पदार्थों का जो है स्त्रावण करती है, तो इसीलिए इनको जो है लेटेक्स कोशिकाएं, लेटेक्स वाहिनिकाएं कहा गया है। तो ये जो है स्थायी उत्तक है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो है सरल उत्तक की बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मृदु उत्तक। मृदु उत्तक को पेरेन्काइमा कहा जाता है। स्थूल कोण उत्तक इसे जो है कोलेनकाइमा कहते हैं, और दृढ़ उत्तक जो होता है इसे हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। सर्वप्रथम हम मृदु उत्तक के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में।